बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर भी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है। 0203-475-1718 पर आप कॉल कर सकते हैं और उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, शुरू करते हैं थोड़ी सी अपडेट्स के साथ और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के साथ आप सबके लिए। पहली जो मैं अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहता था वो थी ज़म्ब्रानो के ऊपर। आजकल ज़म्ब्रानो पर रिफ्यूज़ल्स आने शुरू हो गए हैं और जो होम ऑफिस है वो सबको अपील राइट दे रही है। और मेरे पास काफ़ी इंक्वायरीज आ रही थी, कल भी आई हैं, आज भी आई हैं ईमेल में, कि हमें अपील करना चाहिए या नहीं, हमें क्या करना चाहिए। अब इस पर थोड़ी सी मैं रोशनी डालना चाहूँगा। अब अपील राइट तो होम ऑफिस सबको देगी। जिस तरह आप देखें, अगर आप ईयू सेटलमेंट स्कीम पर अनमैरिड पार्टनर की एप्लीकेशन डालते हैं, फ़र्ज़ करें आप अपने पार्टनर को कल मिले हैं और आज ही आप 24 आवर्स में आप एप्लीकेशन डाल देते हैं, होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देगी विद इन 2-3 मंथ्स। अनमैरिड पार्टनर की बात कर रहा हूँ यार। जैसे ही वो रिफ्यूज़ करती है, आपको वो अपील राइट दे देगी। अब जब आप अपील पर जाते हैं, 100% आपके अपील को वो डिसमिस कर देती हैं, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स हैं अनमैरिड पार्टनर के, वो है कि आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट होनी चाहिए अंडर द ईए रेगुलेशन। सो बिफोर 31 दिसंबर 2020 आपके पास एक रेजिडेंस कार्ड होना चाहिए, फिर ही जाके आपको वो ईयूएसएस पर वीज़ा ग्रांट करेंगे। लेकिन अपील राइट आपको वो हमेशा देते हैं, लेकिन आपकी जो अपील है वो डिसमिस हो जाती है। अब इसी तरह आप देख सकते हैं कि ज़म्ब्रानो में ये सबको अपील राइट्स दे रहे हैं, बट क्योंकि होम ऑफिस की जो पॉलिसी वो बिल्कुल वाजे है कि अगर आपके पास लीव थी बिफोर द ट्रांजिशन पीरियड अंडर अपेंडिक्स एफएम, आप ज़म्ब्रानो के ऊपर स्विच नहीं कर सकते, और कोर्ट ने भी इस बात को तस्लीम किया है। सो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि आपको अपील करना चाहिए। और इसकी वजह यह है कि अगर आपने अप्लाई किया है और आपकी वाइफ भी साथ है, आपके दो बच्चे भी साथ अप्लाई कर रहे हैं अंडर यूएसएस, आपने कम से कम £140 कोर्ट फीस तो भरनी है आपने। सो दैट्स 4 लोगों के लिए आप तकरीबन 500-520 आपने पैसे देने हैं। अब उसके बाद आप अपील पर जाते हैं, बैरिस्टर की फ़ीस भरते हैं तकरीबन 600-700 पाउंड, और वहाँ ही जज आपको 5-10 मिनट में कह देता है कि सॉरी, ये अपील तो मैं सुन नहीं सकता, क्योंकि ये जो पॉलिसी है बिल्कुल क्लियर है इसके ऊपर, और मैं आपकी अपील को डिसमिस कर रहा हूँ। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि आपको सोच समझ के ये कदम उठाना चाहिए। मुझे पता लगा कि काफ़ी सोलिसिटर्स हैं जो जिन्होंने पैसे लिए थे, क्लाइंट से वादा किया था कि ज़म्ब्रानो पर आपका वीज़ा लग जाएगा। अब वो लोगों को कह रहे हैं कि नहीं, हम आपके लिए करेंगे फ्री अपील, आप फिक्र मत करें। लेकिन जो कोर्ट की फ़ीस है वो तो आपको भरनी है, बैरिस्टर की फ़ीस है वो आपने भरनी है। एंड होना क्या है, इसका गेट डिसमिस्ड। अभी एक चैलेंज है इन दी हाई कोर्ट, जिसका जुडिशल रिव्यू हो रहा है, लेकिन उसके चांसेस सक्सीड होने में, कामयाब होने में बहुत ही कम है। आई वुड से लाइक 1%। सो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि आपको ज़म्ब्रानो चैलेंज करना चाहिए। दूसरी जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो है दी अफगान रेफ्यूजी स्कीम पर, लेकिन एक दो कॉल्स आ रहे हैं। फिर बगैर कोई टाइम ज़ाया किए देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमरान भाई कैसे हैं? ठीक हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाए मेरे भाई। जी मैं ठीक ठाक। कमरान भाई, मेरे दो छोटे छोटे सवाल थे। जी जी फरमाइए। मैं 2011 में इस कंट्री में एज ए स्टूडेंट आया था ठीक है। और 2012 में स्विच कर गया था स्पाउस वीजे पे। ठीक है। दो, 2 साल और 3 महीने के। दो साल, सॉरी 2 साल 3 माह का वीज़ा था। जी 2 साल 3 महीने का जो इंडेफिनिट उस टाइम इतना मिलता था ना। जी जी ठीक है। सॉरी, वो स्पाउस। यस ठीक है, बिल्कुल या। 14 के एंड में मैंने अप्लाई किया था IRF। ओके। 15 में, सॉरी। ठीक है। और 16 में मैंने नेशनलिटी ले ली थी। ज़बरदस्त। तो 15 में मैं वाइफ से अलग हो गया था। 2000 कब, सॉरी मतलब 2000 कागजों में नहीं, लेकिन वैसे हम अलग हो गए। कब अलग हुए थे? 15 में। ठीक है।
और स्टिल हम अलग ही हैं, हमारा कोई कांटेक्ट नहीं। कभी कभार फोन पे अननोन नंबर से उसकी कॉल आती है। वो और आपसे प्यार मोहब्बत करती 2019 में होगी, यही जाके, हो सकता है। जी अगर आपको कॉल करती है अननोन नंबर से, फिर मेरे ख्याल में आपसे प्यार मोहब्बत करती होगी, शायद इसलिए कॉल करती है आपको, या आपको तंग नहीं करने नहीं, के असल लिए में कॉल ऐसा कोई करती है। सीन नहीं है, बस ऐसा कोई सीन नहीं है, बस कोई फैमिली उनके मैटर्स हैं। अच्छा। जब उन्होंने मुझे कहा था कि आप काम नहीं कर सकते तो क्योंकि इनके बेनिफिट हिट हो जाते हैं, इसलिए फिर मैंने कहा मैंने तो बजारी बात है आगे लाइफ को भी निकालना है, एग्जैक्टली तो इसलिए फिर मैंने उनको छोड़ने का फैसला किया। अच्छा। तो मुझे उस टाइम इतना पता नहीं था कि कागजों में भी छोड़ना पड़ता है। हम्म। तो 2019 में जाके मैंने पाकिस्तान में शादी की, 20 में मेरी बेटी हुई और 21 में मेरा बेटा हुआ। नाइस। अब मुझे बताएं उनको, पहले मैं नेशनलिटी कैसे कराऊं, इसको तलाक कैसे होगी। 15 के बाद हमारा अभी तक आपस में कभी हम ड्रेस भी हमारे लगे और रह भी नहीं रहे। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, अगर आपकी रिलेशनशिप ख़त्म हो गई थी विद इन 2015 में, जैसे आपने मुझे बताया है, लेकिन आपने डिवोर्स के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया, आप अब कर सकते हैं। और मेरा नहीं ख्याल आपकी वाइफ को, जो लीगली अभी आपकी वाइफ है, इसको आप कहते हैं आपकी एक्स है, उसको अफेक्ट होगा बेनिफिट्स पर, क्योंकि जब आप क्लेम करते हैं, चाहे आपको वो पूछते हैं यू मैरिड, आप कह सकते हैं फॉर्म में कि आई एम सेपरेटेड और हमारी जो रिलेशनशिप है वो सबसिस्ट नहीं कर रही, और मुझे नहीं लगता कि उसको अफेक्ट करना चाहिए उसके बेनिफिट्स में। सो फर्स्ट चीज़ ये है कि आप अपने डिवोर्स के लिए अप्लाई करें। जैसे ही डिवोर्स आपकी हो जाए, आप अपनी दूसरी बीवी को बुला सकते हैं पाकिस्तान से। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि आपके दो बच्चे हो गए 19 में और 20 में, और आप उनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं ब्रिटिश पासपोर्ट, बिकॉज दे आर ब्रिटिश बाय बर्थ, ब्रिटिश बाय डिसेंट, आप उनके लिए ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम पाकिस्तान अंडर फॉर्म ओएस। वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही उनको पासपोर्ट इशू हो जाए, फिर वो आपके साथ यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं टू द यूके। सो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो, हेलो, यू लाइव ऑन है। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान, ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्लाह का। जी फरमाइए। अच्छा भाईजान, मेरा एक सवाल है। जी जी। मुझे ना एक सेक्शन 120 का लेटर आया अच्छा। होम ऑफिस से। ठीक है। मैंने असाइलम किया था, ओके। तो असाइलम रिफ्यूज हो गया, जुडिशियल रिव्यू किया, वो रिफ्यूज हो गया। काफी देर से मैंने केस कोई नहीं डाला। अच्छा। तो 5 मेरे बच्चे हैं, अच्छा। 2 बच्चे मेरे इधर पैदा हुए हैं, 3 मेरे बच्चे पाकिस्तान से आए हुए हैं ठीक है, जो आपके मेरे बच्चे अभी साथ। यहाँ आपके साथ रहते हैं, उनकी एज कितनी है? बड़ी बेटी की एज है 11 साल, अच्छा। उससे छोटा बेटा है उसकी 10 साल, उससे हम्म। छोटे की 9 साल, और उससे जो छोटी 2 बेटियां ट्विन्स हैं उनकी 5 साल। माशाल्लाह। और जो आपके जो बच्चे हैं, उनको कितना अरसा हो गया यहाँ रहते हुए? हमें तकरीबन अभी 7 साल नहीं हुए, अभी तकरीबन 13 महीने रहते हैं, तकरीबन 12-13 महीने 7 साल होने में। 13 महीने रहते हैं 7 साल होने में। ठीक है, अभी आपका जी, सवाल क्या है मेरे भाई? सवाल ये है कि वो सेक्शन 120 का लेटर आया, वो कह रहे हैं कि अगर आप फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ पे जो है ना वो रहना चाहते हैं तो इस नोटिस का जवाब दे दें, और रिलेशन ठीक है। और यूके में। आपके पास सोलिसिटर है? नहीं, मेरे पास सोलिसिटर नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। पहली चीज़ तो है, मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि एक सोलिसिटर को हायर करें, कि इससे आपको तसल्ली होती है कि वो जो सोलिसिटर है वो सही तरह आपके केस को डील कर रहा है। अगर आप सोलिसिटर को अफोर्ड नहीं कर सकते, या आप सोलिसिटर को हायर नहीं करना चाहते, और उन्होंने आपको एक सेक्शन 120 नोटिस भेजा है, फिर आप उसका जवाब दें, उस पर एक्सप्लेन करें आपके रीज़न। आप एक्सप्लेन ये कर सकते हैं कि मेरे थे यहाँ 4 बच्चे हैं, 6 साल उनको यहाँ हो गए रहते हुए, या स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमने अपनी फैमिली लाइफ यहाँ स्टैब्लिश की हुई है, और हम नहीं समझते मुनासिब होगा अगर हमें सबको वापस भेजा जाए। सो ये सब कुछ आप एक्सप्लेन करके उनको भेज दें, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके लिए कोई अच्छी न्यूज़ होगी। शायद अभी ना हो, इन द फ्यूचर आपके लिए कोई अच्छी न्यूज़ होगी। बट क्योंकि अभी आपका तकरीबन 13 माह रहते हैं, 7 साल होने में, मैं आपको ये एडवाइस करूँगा एक सोलिसिटर को हायर कर ले, कि वो जो टैक्टफुली, होशियारी के साथ होम ऑफिस को डील कर सके और आपको वीज़ा दिलवा सके।
बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन जी एयर। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। या हाय अस्सलाम वालेकुम जी कामरान भाई। वालेकुम सलाम जी सर। कामरान भाई काशी बोल रहा हूँ जर्मनी से। तो मैंने चार्ट में भी नीचे लिखा है, मेरे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मैं 2019 तक यूके में रह गया हूँ, 2015 टू 2019। ओके तो फिर मैं वापस चला गया था जर्मनी। मैं जर्मन नेशनल हूँ और ब्रेक्स के बाद उस टाइम मैं अप्लाई नहीं कर सका प्री सेटलमेंट का जो था नो, ठीक वीज़ा है या जो भी था। ठीक है तो क्या अब मैं वो अप्लाई कर सकता हूँ? तो चांस है कि वो मिल जाएगा प्री सेटलमेंट का जो स्टेटस है? ये ठीक मेरा है क्वेश्चन है आपसे। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अमूमन तो आपको रूल्स का पता ही होगा, मेरे शोज़ देख के। जब 2020 में हर वीक मैं ईयू की अपडेट शेयर करता था आपके साथ कि अगर आप 6 माह से ज़्यादा यूके से बाहर रहते हैं, देयर इज़ अ ब्रेक इन योर लीव, और उसके बाद आपकी लीव समझ लें किस्म की ख़त्म हो जाती है, एंड यू मस्ट हैव एंटर्ड बाय 31 दिसंबर 2020। लेकिन आपने मुझे बताया कि 2015 से लेकर 2019 तक आप यहाँ यूके में रहे और उसके बाद आप वापस नहीं आए। पॉसिबिलिटी है कि आपको अभी भी वीज़ा मिल सकता है, यस, बट आपका जो केस है इट्स अ कॉम्प्लेक्स केस, और ऐसे सोलिसिटर के पास आपको जाना चाहिए जो ईयू लॉ में स्पेशलाइज करे, जिसके पास ये तजर्बा हो इसके मौजू पर, और वो फिर आपका केस सही तरह हैंडल कर सके। बट इन थेरी यस, आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको वीज़ा मिल सकता है। सो फौरी तौर पर मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप अच्छे से सोलिसिटर से मिल लें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो सलामकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है जी शुक्र अल्लाह का। सर, मैंने कामरान भाई से बात करनी जी है। आप बात करें, बड़ा ही मेहरबानी होगी अगर आप प्लीज़ वो वॉल्यूम कम कर दें और सीधा मुझसे बात करें फ़ोन पर। थैंक यू। ओके, सलामकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे है भाई? ठीक है। जी शुक्र अल्लाह का। काफी देर से ट्राई कर रहा था, आज लग ही गया। चलो थैंक यू। अच्छा, मैंने आपसे पूछना था, मेरी वाइफ ब्रिटिश है, जी ठीक जी। है, और मेरी शादी को तकरीबन 3 साल हो गए हैं, 2019 में हुई थी। अच्छा उसके बाद मैंने केस डाला था जमरानो का, वो उड़ गया हुआ, ठीक है, अपील भी खत्म हो गया, अभी कोई केस नहीं है। ठीक है। अभी मैंने जो प्रीवियस मेरा सोलिसिटर था ना, उससे मैंने बात की थी, वो कहता था आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, हम्म उधर से जाके अप्लाई करो, इधर से 6 माह की पे स्लिप पे लगा के। हम्म तो मेरे को क्या करना चाहिए अभी? ठीक है। जी। और उसने कोई दूसरी ऑप्शन आपको दी थी या नहीं? नहीं, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं दी उसने। फिर आपने क्या किया है उसके बाद? अभी कोई केस नहीं डाला, अभी थोड़ा अर्सा ही हुआ है केस हो रहा है। और अगर मैं उसके आपको बाद आज कह दूं कि वापस चले जाएं, आप चले जाएंगे कल पर जहाज पर बैठ के या नहीं? नहीं। फिर भी नहीं जाएंगे? नहीं, जो है ना, क्या कहते हैं, अगर उधर से जाके काम होता है 100%, हाँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने मेरे वीडियोस सारा देखे कुछ है इधर। हैं इस फेसबुक पर, मैंने वीडियोस लगाई है। जो अक्सर लोग यहाँ 7 साल से इलीगल थे, वो जी गए जी। वापस मेरे कहने पर, उनको 6 वीक्स में वीज़ा मिल गया। अच्छा, हाँ, लेकिन मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। तो इधर से नहीं, मेरा जो है ना, इधर से रह के कितने चांसेस हैं, हो जाएगा इधर से रह के मिल गया? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का फिर जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, दो ऑप्शन है आपके पास। आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। आपको इंसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स साबित करने होंगे, ख़ास वजूहात कि आपको वापस ना भेजा जाए, आपकी रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं हो सकती अगर आपको रिमूव किया जाता है टू पाकिस्तान या इंडिया। क्विकेस्ट वे इज़ अगर आप जाए वापस एंट्री क्लियरेंस लेके, आपको इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि विद इन 2 to 3 मंथ्स में आपको वीज़ा दे देंगे। जहाँ तक आपका सवाल है कि आपने यहाँ ओवर स्टे किया है, आप इलीगल हैं, आपको पीनलाइज करेंगे या नहीं? देखें, अगर केस अच्छी तरह पेश किया जाता है, आपको पीनलाइज नहीं करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो वीज़ा ग्रांट कर देंगे। बट अगेन इट डिपेंड्स कि किस तरह आपका केस पेश किया जाता है, आपके किस तरह ग्राउंड्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं, फिर केस पर
डिसाइड करता है, क्योंकि याद रखें इन इमिग्रेशन रूल्स अगर आप अप्लाई करते हैं एज ए स्पाउस उस पर बैन नहीं लगता, राइट, ये चीज़ वाज़ेह है। बट उसमें एक और पॉइंट भी आता है कि डिस्क्रेशनरी ग्रांट फॉर रिफ्यूज़ल, कि अगर आपने ओवरस्टे किया है या आपने फ्रस्ट्रेट किया है यूके गवर्नमेंट को यहाँ ओवरस्टे होके, फिर डिस्क्रेशनरी बेसिस वो आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ फिर अक्सर क्लाइंट्स फंस जाते हैं। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपका सोलिसिटर अच्छा हो और फिर ही आपका केस आसानी के साथ हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम कमरान भाई। वालेकुम सलाम। कमरान भाई मेरी थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी, मैंने वो थोड़ी सी तफसील थोड़ी सी रह गई थी बीच में कि 2014 से मेरा उसका मतलब हम इकट्ठे नहीं रह रहे, उससे पहले वो मुझे काम करने से रोकते थे और मुझे उनकी फैमिली और वो मुझे काम नहीं करने देते थे, कहते इसके ठीक है। बेनिफिट बंद हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हम अलग हो गए थे, फिर मैंने कहा था इसी वजह से मैं अलग हुआ था, मैंने कहा था मुझे ना वो काम करने देते ना मैं बेनिफिट ले रहा हूँ और ये ले आपको रहे उन्होंने हैं घर और जमाई ये बना घर दिया। वाले ले रहे हैं। जी जी। अच्छा तो उसके बाद फिर जाके मैंने 2019 में पाकिस्तान शादी की थी, तो उसके बाद मुझे पता नहीं था कि कागजों में भी अलग करना पड़ता है। ठीक है। तो लिहाजा फिर मुझे अब पता चला, तो मुझे किसी ने बताया कि भैया आपका पीरियड 8 साल से ऊपर हो गया, अलग 7 साल से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए पेपर वर्क क्या चाहिए होगा, और बच्चों के लिए जो वीजा अप्लाई करना है मुझे पाकिस्तान से पासपोर्ट, उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होगी, मुझे ये बता ठीक है, मैं दें देता हूँ आपके kindly। सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगेन अगर और 5 years अगर आपको हो गए सेपरेट हुए, आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर डिवोर्स। बेस्ट चीज़ होगी अगर आप एक फैमिली सिस्टर के पास जाए जो आपको सही तरह ये एक्सप्लेन कर सकता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, कौन से पेपर वर्क लगाने चाहिए, और फिर आपका वो डिवोर्स कर सकता है। जहाँ तक बात है पासपोर्ट की, बच्चे की, मेनली आपने ये साबित करना है कि वो आपका बच्चा है। सो अ DNA टेस्ट वुड बी हैंडी, उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर योर चाइल्ड्स पासपोर्ट्स। एक चीज़ मैं आपको कहता चाहूँ कि जो कभी कभी ये जो सवाल आप पूछते हैं इसमें काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हम 2 या 3 मिनट में, 1 या 2 या 3 कॉल्स में हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आपको सॉलिसिटर के पास जाना ही होता है, बैठ के वो फिर आपको एक्सप्लेन करता है, आपको साथ 2-3 मीटिंग्स करता है, आप डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं, उसको चेक करता है, फिर एप्लीकेशन को भरता है, फिर वो एप्लीकेशन जमा होता है और फिर आप अपना रिज़ल्ट देखते हैं। सो इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि अगर आप एक दफ़ा एक सॉलिसिटर से जाके मिल लें, फिर वो आपका प्रोसेस शुरू कर सकता है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो हेलो हेलो, यू अस्सलाम लाइव वालेकुम है। कामरान भाई। वालेकुम सलाम। जी मेरा मसला ये है कि मेरी बेटी जो है वो अब 22 साल की है और जब इस कंट्री में आई थी तो उस वक्त वो 12 साल की थी। तो हमें लास्ट ईयर जो है वो क्या कहते हैं लीव टू रिमेन मिली है ग्रेट, और इस साल जो है वो उसकी अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई है फरवरी में माशाल्लाह। और रजिस्ट्रेशन भी हो गई है। तो अब हमारे पास वीज़ा 2.5 साल का मिला था तो वो वीज़ा अभी नेक्स्ट ईयर तक सितंबर तक बाकी है। तो बच्ची को क्या उस पे स्पाउस वीज़े पे जाना बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर मैंने यानी कंफ्यूज Sorry, go ahead. हेलो हेलो, लगता है लाइन आपकी ड्रॉप हो गई है, आप दोबारा प्लीज कॉल करें। लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव होने। अस्सलाम वालेकुम कमरान भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। मेरे भाई कमरान भाई अप्रिशिएट करता हूँ आपके शो को, बड़ा इन्फॉर्मेटिव होता है थैंक यू सो और मच। बड़ी अच्छी चीजें मालूमात के लिए मिलती हैं। जो मेन सवाल है वो तो आज किसी ने पूछा ही नहीं है मुझसे। चैरिटी अच्छा, का मैं पूछता चैरिटी हूँ। का डब्बा मैं लेके आया हूँ साथ पैसे भर के, किसी ने वो सवाल पूछा ही नहीं है आज। अच्छा आप बता सकते हैं, मैंने सॉरी पिछले एक वीक फॉलो नहीं किया, मुझे नहीं पता था चैरिटी ठीक है, मैं वो डब्बा एक्सप्लेन किसको। करूंगा, लेकिन आप अपना सवाल पहले पूछिए मेरे भाई। अच्छा, मैं कमरान भाई तकरीबन 12 साल से इस मुल्क में हूँ, ठीक तो है। अभी मेरे पास वैलिड स्टे नहीं है, मेरा सालम पेंडिंग है तकरीबन 2 साल से। ओके। तो अगर मेरी इधर शादी होती है लड़की के साथ जिसके पास टायर 2 वर्क वीजा हो, केरल वर्क वीजा, तो उसके बाद कुछ हो सकता है? लेट्स सपोज अगर स्विच नहीं हो सकता, अगर अल्लाह जी औलाद दे देते हैं, या अगर इन जस्ट इन केस गॉड फॉरबिड मैं पाकिस्तान जाता हूँ, तो वहां से वो क्या मुझे वापस बुलवा सकती है? राइट, देखें, जो आपकी जो वाइफ है या मंगेतर है, फियोंसे, जो भी कह ले, अभी
वो है Tier 2 स्किल्ड वर्कर पर, करेक्ट? लगता है लाइन ड्रॉप होगी आपकी। ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। देखिए, अगर आपकी जो वाइफ है, आपके फियोंसे, जो आपकी जो पार्टनर जो भी कह ले, उसके साथ आपकी शादी होती है, आप अनफॉर्चुनेटली एज ए डिपेंडेंट नहीं स्विच कर सकते टू द स्किल्ड वर्कर वीज़ा, क्योंकि आपके पास वैलिड लीव टू रिमेन नहीं है। सो दैट्स फर्स्ट थिंग। सेकंड ऑप्शन, अगर आप वापस जाते हैं और वो आपको स्पॉन्सर करती है एज ए डिपेंडेंट, अगेन चांसेस ऑफ दैट बीइंग सक्सेसफुल इज अनलाइकली, क्योंकि पहली बात तो है आप पर 1 साल का बैन लगेगा, और उसके बाद भी अगर आप अप्लाई करें वो शायद जानबूझ के आपको वो रिफ्यूज़ कर दे कि आपने पहले भी यहाँ ओवरस्टे किया था, हम नहीं आपको वीज़ा देते। सो दैट्स अनदर प्रॉब्लम। तीसरी ऑप्शन ये है कि अगर आप शादी कर लेते हैं तो जैसे ही आपकी जो वाइफ है वो सेटल हो जाती है और फिर आप वापस जाते हैं एंटी क्लियरेंस के लिए, या फिर आप अप्लाई करते हैं इन कंट्री, फिर आपको पॉसिबिलिटी है आपको वीज़ा मिल सकता है। या अगर उसके सेटल होने से पहले आपको बच्चा हो जाता है और जब आपकी वाइफ सेटल होती है वो बच्चा ब्रिटिश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, फिर आप बच्चे की बेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस 3 और 4 ऑप्शंस है, आपने कंसिडर करना है आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। बट आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज अगेंस्ट गोइंग बैक। अगर आप वापस जाते हैं हो सकता है आप वहाँ फंसे रहें, सो इसलिए शादी आप ज़रूर कर लें, बट आप यहाँ से अप्लाई करें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा कामरान भाई, पहले मैंने कॉल की थी आपको सेक्शन 120 के हवाले से। जी जी। तो मेरा एक और सवाल ये था कि अगर मैं इस लेटर के साथ अपने सारे रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट्स उनको भिजवा देता हूँ, तो क्या वो 7 साल पहले मुझे वीजा दे सकते हैं, या इसका कोई मुझे नहीं दे फायदा हो सकता अगर मैं भेज दूं? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नहीं, अगर आप 7 साल बच्चे के पूरे नहीं हुए आपको वीज़ा पहले नहीं देंगे, तो दैट इज़ अ रूल। रूल्स को वो हट के आपको वीज़ा नहीं दे सकते, कि अगर आपके लिए वो करते हैं फिर उनको सब के लिए करना होगा। सो जवाब ज़रूर दे, सलिसिटर को एक दफ़ा कंसल्ट कर लें, वो फिर आपके लिए कर सकता है जो बेहतर हो कि आपका टाइम वो गुजर जाए और आपको वीज़ा मिल जाए। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो, 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 अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ठीक हो? जी मैं ठीक ठाक हूँ, तुसी सुनाओ, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान मैं कामरान भाई से बात करना चाहता हूँ। जी जी, तुसी गल कर रहे हो जी, पूछो अपना सवाल। कामरान भाई, मैं शफात बोल रहा ईस्ट लंदन तो। जी जी, सॉरी, सेंट्रल लंदन तो। ठीक है। सेंट्रल कामरान लंदन तो भाई, बोल रहे हो लेकिन ईस्ट लंदन च रहंदे हो? हाँ जी। देखो ना, ठीक है। अच्छा, सेंट्रल लंदन तो बोल रहे हो लेकिन ईस्ट लंदन रहंदे हो, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। सर जी, मैं एक्चुअली पूछना चाहता हूँ, मेरे 2 बच्चे पाकिस्तान और मिसिस ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ अच्छा 2014 ਚ ठीक है। ਨਵੰਬਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ एक्चुअली 2019 ਤੱਕ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ ओवर स्टे हो गए? ਅਵਸਟੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਸੀ, EU ਵੀਜ਼ਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ। अच्छा तो वो बच्चे मेरे को उस टाइम से वीजा दूसरा अपना 5 ईयर का ना, ते मैं फिर अपना वीजा चेंज करके ते मेरे बच्चे 2 इतने पैदा हुए ने, वो हो गए ने ब्रिटिश, जी जी। ते मैं खुद भी ब्रिटिश हाँ। ते बच्चों जेडे बच्चे पाकिस्तान पैदा हुए ने ना, वो वाइफ के नाल आए ने, तो उन्होंने वाइफ के नाल 2.5 साल का वीजा मिलता पाया, जी हुण मेरी पहली एक्सटेंशन में पाई है जनवरी च जी। इस साल जनवरी च पाई है। ऐसा कि बच्चों 7 साल तो उत्ते हो गए ने, कि मैं उन्होंने 2 बच्चों का इंडेफिनिट अप्लाई कर सकूं? नहीं, बट 7 साल तो बच्चे हो गए ने और 5 साल उन्होंने हो गए ने वीजा मिले। 5 साल उन्होंने पूरे कर लेते ने वीजे ते या नहीं? तकरीबन 3 साल तो हो गए ने। नहीं, जो 5 साल उन्होंने पूरे हो गए वीजे ते, फिर ही जाके तुसी उन्होंने अप्लाई कर सकोगे आईएलआर। आईएलआर जाके फिर अप्लाई कर सकते। जी जी, ठीक है मेरा भरा। ठीक हो गया, ओके, थैंक यू। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, लगता है लाइन ड्रॉप हो गई है। नाज़रीन, एक जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो थी चैरिटी वर्कर वीज़े के ऊपर। बहुत ही ज़्यादा इंक्वायरीज मेरे पास आई हैं कि
हम चैरिटी वर्कर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हम अपने ब्रदर्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं, हम अपने पूरे परिवार को यहाँ बुला सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है टिकटॉक पर वीडियोस लगे हुए हैं जो कह रहे हैं सोलिसिटर्स के जी बस आप अप्लाई करें, आपका सोलिसिटर अच्छा होगा, आपको 100% गारंटी होगी, आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है। चैरिटी वीज़ा बिल्कुल है, उसकी कैटेगरी बनी हुई है इमिग्रेशन रूल्स में, और उसकी रिक्वायरमेंट्स में आपको बताता चलूँ कि वो है एक टेम्प्रेरी वीज़ा। उसमें ना कोई इंग्लिश रिक्वायरमेंट है, ना आपने कोई टीबी पास करना है। आप आते हैं ऑन अ टेम्प्रेरी 12 मंथ्स वीज़ा। यहाँ आपको अनपेड काम करना होता है। अब जब मैं अनपेड काम की हम बात करते हैं, आपने चैरिटी के लिए काम करना होगा, एक चैरिटी ने आपको स्पॉन्सर करना होगा जिसके पास लाइसेंस हो। पहली बात तो ये है, ये नहीं है कि आप फॉर्म भर दें और आप जमा करा दें आपको वीज़ा मिल जाएगा, नहीं, आपको स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है जिसके पास लाइसेंस होना चाहिए। मोस्ट लाइकली जो चैरिटी आपको स्पॉन्सर करती है उसके पास रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए विद द चैरिटी कमीशन। अगर आपको ये वीज़ा मिल भी जाता है इट्स अनपेड, और जो जॉब आप करते हैं वो ये नहीं हो सकती फंड रेजिंग। आप ये नहीं कर सकते डब्बा पकड़ के मस्जिद में, गुरुद्वारे में या कोई टेंपल में जाके आप वहाँ रख दें और कहें कि जी आप डोनेशन दें, या आप ये नहीं कर सकते कि फ़ोन पर आप लोगों को फ़ोन करें कि जी हमें डोनेशंस दें। ये आप काम कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं मस्जिद की या मंदिर की या गुरुद्वारे की। नो, इट कैन नॉट बी दैट सॉर्ट ऑफ जॉब। एडमिन जॉब भी तकरीबन वो नहीं हो सकती। सो इट्स वेरी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया कि कौन कौन सी जॉब आप कर सकते हैं। अब यहाँ जो सवाल उठता है कि ये कैटेगरी के जो इन्होंने बनाई हुई है चैरिटी वर्कर की, आपको पहले तो स्पॉन्सर चाहिए। अब कौन सी मस्जिद, कौन सा गुरुद्वारा, कौन सा मंदिर आपको स्पॉन्सर करेगा यहाँ आने के लिए, और यहाँ फिर आप होके इलीगल हो जाएंगे? उनका तो लाइसेंस चला जाएगा। और अप्लाई करने से पहले आपको साबित कर रहा है कि जो पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं इट इज़ जेन्युइन। सो ये नहीं कि हमने किसी मस्जिद ने या किसी मंदिर ने ये जॉब आपके लिए ख़ास तौर पर बना दी है कि आप बस यहाँ आ जाए, अपने परिवार को यहाँ ले आए और बस आप इंजॉय करें लाइफ को। नो, अगर उनको ये पता लग जाता है होम ऑफिस को, जो स्पॉन्सर है आपका उसका लाइसेंस वो ले लेंगे। सो कौन सी चैरिटी अपने लाइसेंस को जेपरडाइज करेगी आपको यहाँ बुलाने के लिए? अब जिस तरह मैं देख रहा हूँ शो और मीडिया के ऊपर इसको एडवर्टाइज किया जा रहा है, हज़ारों में आप आ सकते हैं यहाँ, जो भी अप्लाई करेगा उसको मिल जाएगा ये वीज़ा। बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं। यू मस्ट बी अ जेन्युइन जॉब, और वो भी जॉब फंड रेजिंग आप नहीं कर सकते। इट्स गॉट टू बी अ वेरी स्पेसिफिक जॉब जो आप कर रहे हैं। काफ़ी ये मुश्किल है इस वीज़े को पाना। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप जाते हैं टिकटॉक पर, उस 1 मिनट में सोलिसिटर्स, कंसल्टेंट्स आपको बस उसके रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, आपको वीज़ा मिल जाएगा, और हम सब लोग देख के उसको खुश हो जाते हैं। दैट्स रॉन्ग। इस तरह नहीं होता। रियलिटी को बताना चाहिए, रियलिटी क्या है। अब मैं कल एक भाई मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि चैरिटी वर्कर अप्लाई करना है, और मैंने उसको ये सवाल पूछा कि सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर, फेसबुक पर यही सोलिसिटर्स या यही कंसल्टेंट्स विजिट वीज़े पर क्यों नहीं बात करते? विजिट वीज़ा देखे 96 पाउंड या 100 पाउंड फीस है, कोई इंग्लिश रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई टीबी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने क्या दिखाना है? अपने पासपोर्ट जमा करवाना है, अपना थोड़ा सा डॉक्यूमेंट दिखा दें पाकिस्तान या इंडिया से, आपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं एप्लीकेशन के वो आपने पूरे कर दिए। लेकिन इन रियलिटी आपको वीज़ा मिलता है या नहीं मिलता? 99.99% जो लोग अप्लाई करते हैं विजिट वीज़े के लिए फॉर द यूके, उनका एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाता है। तो सुनने में तो अच्छा लगता है, मैं अभी आ जाऊं फेसबुक पर और आपको ये नया स्कीम आ गई है, बट नो वन गेट्स अ वीज़ा, एंड दैट्स द हार्श रियलिटी। जिसको फ़ायदा होता है वो है सोलिसिटर्स। आप उनको पैसे देते हैं, वो आपको कहते हैं कि जी हमने ट्राई किया था 300-400-500 पाउंड आपसे लेके, वो कहते हैं सॉरी हमने ट्राई किया, रिफ्यूज़ हो गया है, चलो कोई और ऑप्शन आपके लिए ढूंढते हैं। सो इसलिए प्लीज़ इन चीज़ों से बच के रहें, रियलिटी के साथ आप अपना फैसला किया करें कि लोग व्हाट आर द चांसेस। नाज़रीन, एक कॉल आ रही है, देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमरान साहब नाल गल करनी सर जी गल कर रहे हो जी। सर क्या हाल है? जी शुक्र अल्लाह।
सर जी 2 हफ्ते को नहीं प्रोग्राम नहीं कीता तो काफी इन्फॉर्मेशन होनी है ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੰਮ ਬੱਚਾ ਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇਹ ਅਪੀਲ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਆਈ ਇਹ ਈਮੇਲ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮਾ ਕਰਵਾਓ ਸਾਨੂੰ ईमेल कौन सी आई असा जड़ी है ना एमसीए ने थ्रू पता लगा सी मतलब अभी जो सब करना फॉर्म फिल की तो उसको ईमेल हमने दसी कौन सी जड़ी ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮਾ ਕਰਾਓ ਆਪਣਾ एमसीए स्वास्थ्य की लेटर ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮਾ ਕਰਵਾਓ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮਾ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਮਾ ਹੋਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਦਿਓ ਅਗਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਥਰੂ ਸਖਤ ਜਿਹਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖੋ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਓ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਰਾਂਗਾ ठीक है जी बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है हेलो 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 ये लाइव होने गुड इवनिंग कमरान भाई गुड इवनिंग मेरा एक सवाल था मैं 10 इयर्स प्राइवेट लाइफ के ऊपर हूँ जी जी मेरा 2 एक्सटेंशन हो चुका है तो क्या मेरे को हर बार A1 A2 ऐसे करके हर एक एक्सटेंशन में मुझे एग्जाम देनी पड़ेगी नहीं आप पर 10 ईयर प्राइवेट लाइफ पर है मेरे भाई हाँ जी ठीक है और आपकी एज कितनी है मेरी एज 37 है ठीक है और आपको कौन सी बेस पर ये वीजा मिला था मेरे बच्चे के हिसाब से 2.5 साल के लिए ठीक है सो अभी आपने जब एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था आपको तो इंग्लिश टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं थी आपने पास किया था या नहीं क्या किया मैंने A1 एग्जाम दिया था ठीक है लेकिन जब उन्होंने आपको वीजा दिया है वो 10 ईयर रूट पर दिया या 5 ईयर रूट पर 10 ईयर पर ठीक है मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब बहुत शुक्रिया आपके कॉल का क्योंकि आप 10 ईयर रूट पर थे आपको इंग्लिश टेस्ट पास करने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन जब आप ILR के लिए अप्लाई करेंगे जब आपके 10 साल पूरे हो जाएंगे और आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ आपको इंग्लिश टेस्ट पास करना होगा और वही इंग्लिश टेस्ट वही लाइफ इन द UK आप इस्तेमाल करेंगे फॉर योर नेशनैलिटी और मुझे उम्मीद है आपको नेशनैलिटी भी मिल जाएगी सो फिलहाल इन योर नेक्स्ट एक्सटेंशन यू डू नॉट नीड टू पास द इंग्लिश टेस्ट ओके बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉल हेलो यू लाइव ऑन एयर हेलो या थैंक यू फॉर योर प्रोग्राम लाइव कामरान भाई वन क्वेश्चन है कि लास्ट सितंबर 2000 अगस्त आई अप्लाई ILR settlement application after biometric still no update okay settlement application because one of my poor services on previous solicitor now legal embarrassment satisfied the poor services. Really? Why didn't you come to me? I'm very disappointed. Yeah, I have right email. That time you going some outside. The previous your form I will come. That time is you outside. Really? I will soon. Yeah, I will come your new address. All right. I'm looking. What's your name? Mohammed Khalid. All right. That's it. I'm waiting for you now. All right. Thank you very much. Okay. I'll give an answer to your call. Thank you. Right, so you've applied for settlement. You applied last September. It's been approximately 11 months. You've not had a response. That's not uncommon at this present time because of the war in Ukraine, because of the staff shortage that the Home Office has. Currently, the Home Office are taking between 11 to 14 months. So nothing to worry about there. If you have a pressing need that you need your visa to be issued to you, you need to travel, there's an emergency, then you can submit that evidence to the Home Office and they can expedite your application. So my advice to you would be, if you are waiting, don't panic. Hopefully within the next few weeks and months, you should get your ILR. Thank you very much for your call. Let's see who our next caller is. Hello.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। कामरान भाई। जी, मेरी बात आपसे अभी हो रही थी तो जी जी इनकम्प्लीट हो सॉरी, गई। हाँ मैं कट अपनी गई थी बेटी, जी जी बेटी का बता रही थी। जी। तो अब उसकी शादी हो गई है ब्रिटिश नेशनल से और ओके, रजिस्ट्री भी हो गई है। अच्छा तो अब वो 22 साल की है इस वक्त और 12 की आई थी। तो अब हमारे पास 1 साल की सितंबर तक लीव बाकी है 2023 की। तो हाँ। बच्ची को स्पाउस वीजे पे जाना चाहिए या उसको कोई भी ऐसा तरीका जिससे उसकी ILR जल्दी हो जाए, आप क्या सजेस्ट करेंगे? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत जी, और वो शुक्रिया। यूनी पढ़ना चाहती है, कोई ऐसा वीजा जो उसकी क्योंकि लिमिटेड लीव टू रिमेन पर या उसको यूनी पढ़ने की इजाजत नहीं मिल रही। तो थोड़ा सा वैसे मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। बहुत मेहरबानी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, अभी आपने बताया कि आपकी जो बेटी है वो 12 साल की आई थी यहाँ यूके में। अब उसकी एज है 22, शी इज़ मैरिड, शी हैज़ ए वंडरफुल चाइल्ड, और आप चाहते हैं जितना जल्दी हो सके वो ILR अपनी हासिल करे। अब बेस्ट चीज़ ये होगी कि जब वो 24 एज की होगी फिर वो अपना ILR ले ले। सो अगर आपकी एक्सटेंशन ड्यू है नेक्स्ट ईयर, सो बाय देन शी विल बी 23, assuming an extension takes 6, 9, 10 months pending for a decision to be made. So by that time hopefully she will be closer to 24 years old. जब भी ये 24 साल की हो जाए फिर आप अप्लाई कर सकते हैं for leave ILR on the basis of half life. So अभी उसकी हाफ लाइफ यहाँ यूके में नहीं हुई, वो अप्लाई नहीं कर सकती for ILR। अब दूसरा जो सवाल है कि अगर आप स्विच कर लेते हैं to spouse visa, is no benefit in that, क्योंकि उसको फिर वो 5 साल पूरे करने होंगे उस रूट के ऊपर या 10 year लॉन्ग रेजिडेंस पर। सब बेहतर यही है कि अगर इस रूट पर वो है, stay on that, and as soon as she completes half a life in the UK, she can apply for ILR। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे लास्ट कॉलर कौन है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, मैं आपसे एक क्वेश्चन है, काइंडली प्लीज तफसील से जवाब दे दीजिएगा। कामरान भाई, मैं इस कंट्री में आया था 2008 में एज ए स्टूडेंट वीजा के ऊपर। तो कामरान भाई, मैं तकरीबन 7-8 साल स्टूडेंट रहा था। फिर मैं 2 ईयर ओवरस्टे बीच में हो गया था। फिर मैंने शादी की थी। तो शादी मेरी तकरीबन 3-3.5 साल रही थी। फिर उसके बाद खत्म हो गई थी। तो मैंने एप्लीकेशन डाली हुई थी एज ए स्पाउस वीजा के ऊपर, लेकिन वो शादी खत्म होने के बाद वो उन्होंने रिफ्यूजल करके भेज दी थी वापस। तो मुझे होम ऑफिस ने बुलाया था, इमिग्रेशन ऑफिस में, मार्च को 2022 में ना। तो फिर मैंने उधर असाइलम ले लिया था। तो असाइलम लेने के बाद फिर मेरा इंटरव्यू हुआ था, फर्स्ट इंटरव्यू। तो उन्होंने मुझे कार्ड इशू कर दिया था। और तकरीबन अप्रोक्सीमेटली मुझे इस कंट्री में 14 साल हो गए हुए आए हुए। तो मेरा अभी सेकंड इंटरव्यू के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। वो काइंडली बता सकते हैं कब तक आ जाएगा, वो मेरे क्या चांसेस है इस नजर को आपको रखते हुए? काइंडली मुझे प्लीज तफसील से जवाब दे दीजिएगा। दूंगा आपके सवाल का। तो बहुत शुक्रिया। देखिए, आपको यहाँ 14 ईयर्स हो गए हैं और आपने असाइलम क्लेम की। ये पहला जो सवाल आपने पूछा है कि कितना टाइम लगेगा दूसरा इंटरव्यू आने में। कभी कभी जल्दी में भी आ जाता है, विदिन 2-3 मंथ्स। कभी कभी मैंने ये भी देखा है 1 साल, 2 साल, बल्कि 3 साल भी लगते हैं इंटरव्यू डेट आने में। सो कोई बंदा आपको नहीं बता सकता कितना टाइम लगेगा। ऑन एवरेज मैंने देखा है कि तकरीबन 6 माह तो साल लग जाता है इंटरव्यू डेट आने में, और उसके बाद जवाब आने में भी बहुत टाइम लग जाता है। ऑन एवरेज एन असाइलम क्लेम पेंडिंग रहता है तकरीबन 2 साल। तो इसलिए अगर आपकी बारी जल्दी आती है वो मैं आपको नहीं बता सकता। जहाँ तक बात है आपको एप्लीकेशन कामयाब होने में, अगर आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो डिपेंड करता है कि आपके असाइलम ग्राउंड्स क्या हैं। और अगर होम ऑफिस मुतमिन होती है कि वाकई आपकी जान को ख़तरा है, फिर तो वो आपको 5 साल का असाइलम कार्ड दे देगी। अगर वो नहीं मुतमिन, आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देगी, शायद आपको अपील राइट दे दे, और फिर आप जज को सेटिस्फाई कर सकते हैं, फिर वो आपको वीज़ा इशू कर सकता है। क्योंकि आपके यहाँ 14 ईयर्स हो गए और आपके 20 साल यहाँ पूरे नहीं हुए लॉन्ग रेजिडेंस पर, तो आपको वीज़ा नहीं देंगे। और अनलाइकली है कि अगर आप ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन सबमिट करते हैं वो भी आपको वो रिफ्यूज़ कर देंगे। सो बेस्ट चीज़ ये होगी कि ये असाइलम क्लेम को आप परस्यू करें, इंटरव्यू फाइनल अटेंड करें और देखें कि आपको वीज़ा देते हैं या नहीं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वो दे देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, ये था हमारा आखिरी कॉल आज के प्रोग्राम के लिए। उम्मीद है
कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा सके और लोगों को हम बचा सके गलत इन्फॉर्मेशन से जो हम देखते हैं, चैरिटी वीज़ा और ये मुख्तलिफ और इन्फॉर्मेशन जो फैलती है, जो झूठी होती है, हम उन लोगों को बचा सके और आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले हमेशा। सो इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।